जेईई मेंस 2025 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके लिए केवल 4 महीने का टाइम बचा हुआ है और यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल चाहिए तो आपको इन बिटवीन 180 टू 100 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका 99 परसेंटाइल जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बन रहा होगा। और मोस्टली जो जेईई एस्पायरेंट्स होते हैं उनकी जो मैथमेटिक्स होती है वो वीक होती है और कहीं ना कहीं अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान या फिर स्पेशली जब एग्जाम आपका पास में आता है, 4 महीने बचते हैं, जब 3 महीने बचते हैं, तब उनके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या मैथमेटिक्स को कंप्लीटली छोड़ दिया जाए। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और उनके मैथ्स में 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर आ रहे होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और उनके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैथ्स को स्किप करके केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री का 100% सिलेबस मैं करके जाता हूं। और एक क्वेश्चन होगा, क्या ये सही होगा? क्या इससे मेरा 99 परसेंटाइल बन सकता है? क्योंकि मैथमेटिकली ऐसा दिखता है, क्योंकि फिजिक्स भी 100 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री भी 100 मार्क्स की आती है, दोनों को मिला लिया जाए तो 100 मार्क्स हो जाते हैं। और यदि थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आपका 180 स्कोर बनता है, आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में चल रहा होगा यदि आपकी जो मैथमेटिक्स है उसमें आपका जो स्कोर है वो काफी कम आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, एक सटीक आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। आपके लिए क्या सही होगा, क्या बेस्ट होगा, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को आपको ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लेना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। चलो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो आपको इस चीज को समझना चाहिए कि चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे जेईई मेंस का हो, जेईई एडवांस्ड का हो, या फिर बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, फिर नीट एग्जाम क्यों ना हो, कोई भी पेपर हो, हमेशा उस पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, इजी, मॉडरेट और टफ। यदि मैं आईआईटी एडवांस्ड की मैं बात करूं तो जो एडवांस का जो पेपर होता है वो आईआईटी के प्रोफेसर्स बनाते हैं, या फिर मैं जेईई मेंस की मैं बात करूं तो एनटीए में जो टीचर्स हैं वही तो क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, वही तो क्वेश्चन पेपर को फ्रेम करेंगे। तो उसमें हमेशा एक चीज रखी जाती है कि पेपर का जो है वो बैलेंस हो, ताकि हर तरीके का जो बच्चा है, एवरेज बच्चा, टॉपर बच्चा, उस पेपर को एटलीस्ट कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट कर सके। तुम खुद का एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि यदि तुम लेस्टिक कोचिंग पढ़ाते हो और किसी बच्चे का तुम्हें यदि टेस्ट लेना है तो तुम उस पेपर को बैलेंस करके बनाओगे, कुछ इजी भी रखोगे, मॉडरेट भी रखोगे और टफ रखोगे। हमेशा टफ नहीं बना दोगे या फिर हमेशा इजी नहीं बना दोगे। चाहे जेईई मेंस का पेपर हो, चाहे जेईई एडवांस्ड का पेपर हो, उसमें इजी, मॉडरेट और टफ तीनों सेक्शन होंगे। और यदि मैं उसके अंदर जाऊं, जैसे जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, जो मैथमेटिक्स है, इनमें भी क्योंकि टीचर्स तो अब अलग अलग होंगे, मैथ्स और केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है उसका जो पेपर डिजाइन करने वाले जो टीचर्स और जो प्रोफेसर्स होंगे वो तो अलग अलग होंगे। तो उसमें भी आपका जो फिजिक्स है वो भी इजी, मॉडरेट और टफ होगा, केमिस्ट्री भी इजी, मॉडरेट और टफ होगा, और मैथ्स में भी इजी, मॉडरेट और टफ जो है वो क्वेश्चंस रखे जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपका एडवांस्ड का पेपर हो, चाहे आपका जेईई मेंस का पेपर। अब यहाँ पे एक चीज आपको जो माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि जो जेईई मेंस का फिलहाल मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपका जो जेईई मेंस का जो पेपर होगा, तो यदि आप ये डिसीजन लेते हो कि मैं मैथ्स को कंप्लीटली छोड़ दूंगा, तो आप पहले रिस्क क्या ले रहे हैं इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए। पहला रिस्क तो ये है कि मैथ्स के इजी क्वेश्चन आप पूरा ही छोड़ दोगे, क्योंकि जब आप मैथ्स में कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। पहला रिस्क तो ये है। और दूसरा जो रिस्क है वो ये है कि आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ये प्रॉमिस कर रहे हैं अपने आप से कि जो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आप कर लोगे। दिस इज द सेकेंड रिस्क। एक और रिस्क ये है कि देखो, ओवरऑल जो पेपर होता है उसमें भी 3 सेक्शन हो जाते हैं, मतलब या तो केमिस्ट्री हो सकता है सेक्शन टफ आ जाए, या फिर मैथ सेक्शन टफ आ जाए, या फिर फिजिक्स सेक्शन टफ आ जाए। ये आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करता है। तो यदि आप मैथ्स को छोड़ रहे हैं और इन दोनों को कर रहे हैं तो हो सकता है केमिस्ट्री का सेक्शन थोड़ा सा टफ आ जाए आपकी शिफ्ट में। तो ये तीसरा रिस्क है। तो कहीं ना कहीं ये एक बेवकूफी होगी कि आप मैथ्स को कंप्लीटली छोड़ दो। सीधा आंसर इसका ये है कि मैथ्स को कंप्लीटली नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट आपको मैथ्स को इतना तो करना है कि उसमें 25 और 30 मार्क्स आपके आ जाएं। और इसका एक और मैं रीजन आपको बता रहा हूं कि आपको ऐसा क्यों करना है। आप अपने एग्जाम के पैटर्न को पहले ध्यान से समझिए। आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न है, आप यदि एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे तो देखो, उसमें 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। जो 20 एमसीक्यूज होते हैं ये तो कंपलसरी है, ठीक है। अब ये 10 में से जो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप खुद एक चीज बताइए कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100% सिलेबस करने की जरूरत ही क्यों है, जब आपको पता है कि आपको 5 क्वेश्चन तो यहां पर छोड़ने हैं। हाँ, मैं मान सकता हूं कि 20 एमसीक्यूज यहां से हैं, बट आप एक चीज और समझो कि फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, आपके पूरे सिलेबस में 11th और 12th में सब्जेक्ट वाइज देख लिया जाए तो 30 चैप्टर्स होते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि जो एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है उनमें से 20 जो है वो कुछ कुछ चैप्टर्स मतलब छूट ही जाने वाले हैं।
और यहाँ पे जो 10 में से 5 ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो लॉजिकली देखा जाए तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 100% सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इस चीज के पीछे मत भागो कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस करूंगा और मैथ्स को मैं पूरा छोड़ दूंगा। मैं एक और रीजन में आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, वो ये है कि यदि आप एक रॉन्ग क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हो कि मैं पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने वाला हूं, इसको मैं सॉल्व करूंगा। लेट्स टेक, आपने मैथ्स को पूरा छोड़ दिया और फिजिक्स और केमिस्ट्री आप करके गए थे, तो आपने क्या किया कि फिजिक्स का एक टफ क्वेश्चन जो है वो उठा लिया। अब आपने उसको सॉल्व किया अपने पेपर में, प्रेशर बहुत ज्यादा था, टफ क्वेश्चन था, आपको 5 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट उसमें सॉल्व करते हुए लग गए एंड इसके बाद आपका जो आंसर आता है आप टिक करके वापस आ गए और बाद में पता चला कि वो जो क्वेश्चन था वो आपका गलत हो गया। आप ध्यान से देखो कि एक रॉन्ग क्वेश्चन के सिलेक्शन से आपका जो 9 मार्क्स है ना, उसका नुकसान हो गया। कैसे? 4 से 5 मिनट में वो जो क्वेश्चन किया था वो गलत हो गया, तो एक नेगेटिव मार्क्स उसका चला गया और 4 मार्क्स तो वो गलत हो गया इसलिए चले गए क्योंकि सही यदि हो जाता तो +4 मिलते। एंड साथ ही 4 से 5 मिनट के अंदर आप एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते उसी पेपर में, तो वहां से भी +4 मार्क्स आ जाते। तो एक रॉन्ग क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो आपके 9 मार्क्स का नुकसान करा सकता है और करा देता है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरा सिलेबस करोगे तो टफ भी क्वेश्चंस करोगे और एक टफ क्वेश्चन पूरे पेपर को बिगाड़ने की दम रखता है, क्योंकि जब टफ क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो और आंसर नहीं आता है तो जो समय वेस्ट हुआ वो तो ठीक ही है, 9 मार्क्स का नुकसान हुआ वो भी ठीक ही है, जो आपका पेपर में जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल गिर जाता है और जो प्रेशर है वो एकदम से बढ़ जाता है और आप पूरे अनबैलेंस्ड हो सकते हो और आपका पेपर जो है वो पूरा निपट सकता है। तो एक चीज तो समझ गए कि भाई मैथ्स में 25 से लेके 30 मार्क्स एटलीस्ट आपको लाने पड़ेंगे, वरना 99 परसेंटाइल तो बहुत दूर की बात है, आप 97 98 भी नहीं ला पाओगे। अब लेकिन बात यह आती कि भैया क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, तो वो मैं आपको सॉलिड तरीके से अभी बता दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले यदि मैं फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में एक चैप्टर आता है क्लास 11th में, रोटेशनल मोशन। ये फिजिक्स का सबसे बड़ा और सबसे टफेस्ट चैप्टर है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और मैक्सिमम चांस ये रहता है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हो। आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया, या फिर जो डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, जो कि आपको पता है I=mr² होता है और इंटीग्रेशन से अपन निकालते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो तुम एक स्मार्ट मूव क्या खेल सकते हो कि आप, फिलहाल मैं जेई मेंस की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि रोटेशनल जेई एडवांस्ड का फेवरेट है, तो मैं जेई मेंस पर यदि तुम फोकस्ड हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम रोटेशनल को छोड़ दो और केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो। यदि वो आपको करना है तो आप एबीजी सर की जो प्लेलिस्ट है उसके केवल टॉप 3 लेक्चर्स देख लो रोटेशनल के, जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स हैं उनमें उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कराई हुई है। इसके बदले आप क्या करो, आप स्ट्रेट लाइन कर लो और वेक्टर्स एंड 3D कर लो। अब एक चीज आप समझो कि जितना टाइम आपको रोटेशनल मोशन में लगेगा उसी टाइम में आप स्ट्रेट लाइन को कर सकते हैं और वेक्टर्स एंड 3D को कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में भी काफी चीजें रिलेटेड है, आपका जो वेक्टर एंड 3D उसमें पूरा प्लेन रिलेटेड है और यहां से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे इन दोनों चैप्टर से। 4 क्वेश्चंस कंफर्म्ड आपकी शिफ्ट में आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्मार्ट मूव खेल रहे हो। रोटेशनल मोशन छोड़ने से आपका नुकसान भी कुछ नहीं है जेईई मेंस में, और उसको छोड़ के यदि आप इन 2 चैप्टर्स को करते हैं तो आपका फायदा भी काफी ज्यादा है। एक और चीज आप क्या कर सकते हो कि आपको फिजिक्स में जो भी चैप्टर टफ लगता हो, आपको लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये चैप्टर मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसको छोड़ दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा वेव में लगता था, लेकिन वेव मैंने कर लिया था। फिलहाल यदि आपकी केस में देखा जाए तो डॉपलर इफेक्ट जो है वो डिलीट है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको कोई ऐसा चैप्टर, 1-2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो टफ लगते हो, आप उनको छोड़ सकते हैं और उनकी जगह पे आप मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स कर सकते हैं, जैसे मैट्रिसेस हो गया एंड डिटरमिनेंट हो गया। यहां से 2 क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे और जितने एफर्ट्स आप उस टफ चैप्टर में करने के लिए लगाएंगे उससे बेटर ये होगा कि आप मैथ्स के स्कोरिंग चैप्टर्स उठा के उनको मास्टर कर लो। सिमिलरली इन द केमिस्ट्री आप क्या कर सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप फुल कर लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप फुल कर लो। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से क्या बता रहा हूं कि जो इंटीजर टाइप्स होते हैं उनमें मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री रखी जाती है और इंटीजर में आपको 10 में से 5 करने होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप समझो, देखो जो मूल कॉन्सेप्ट होता है वो तो फंडामेंटल चैप्टर है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है ये तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये फिजिक्स में भी कॉमन है और केमिस्ट्री में भी कॉमन है, दोनों जगह फायदा होगा। इसके बाद जो थर्मोडायनेमिक्स है, यहाँ पे आपको एक आप स्मार्ट मूव खेल सकते हैं, वो ये है कि फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कॉमन है,
लेकिन आपका जो वर्क और जो हीट वाला जो पार्ट है ना वही कॉमन है। आप थर्मोकेमिस्ट्री छोड़ सकते हो, यदि आपको छोड़ना है तो आप थर्मोकेमिस्ट्री को पूरा छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो रेडॉक्स जो रिएक्शन है, इसका भी कहीं ना कहीं आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे भी आप एक स्मार्ट मूव खेल सकते हो। वो क्या है, केवल आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना सीख लो, और साथ ही में जो रेडॉक्स रिएक्शन में जो आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है, बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन सीख लो, और बाकी जो इक्विवेलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, जो आपका टाइट्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वो आप छोड़ सकते हो। इसके बाद जो इक्विलिब्रियम है, इसमें भी आप एक स्मार्ट मूव क्या खेल सकते हो कि आप केमिकल वर्क कर लो। और जो आयनिक है, अब आयनिक से देखो 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, बट फिर भी ये टफ है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। उसकी जगह पे मैथ्स के कुछ ऐसे इजी चैप्टर्स हैं जो आप कर सकते हो, और वहां वो ज्यादा स्कोरिंग भी होंगे, तो आप इक्विलिब्रियम भी छोड़ सकते हो। इवन क्लास 12th में आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स हो गया एंड सॉल्यूशंस हो गए। इनमें से कोई एक आध चैप्टर यदि आपको छोड़ना है तो आप वो भी छोड़ सकते हो। तो फिजिकल में आप कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ के मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं आप वो कर सकते हो। और मैं एक बहुत ही प्यारी चीज मैं आपको बता रहा हूं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, वो ये है कि मैथ्स में ना आप कैलकुलस तो ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह, मैं कह रहा हूं मैथ्स में आप अलजेब्रा करना स्टार्ट कर दो। अलजेब्रा आपको एक्चुअली करना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसा पोर्शन है जहां से कंफर्म्ड आपके मैक्सिमम ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हो गया, चाहे फिर सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो अलजेब्रा है वो पूरा इंडिपेंडेंट है। यदि आप इंटीग्रेशन करने जाओगे, वो उसके 4 चैप्टर कनेक्टेड है। कैलकुलस करने जाओगे, आपको फंक्शन, आइडिया, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आना चाहिए। आप वेक्टर एंड 3D करने जाओगे, आपको स्ट्रेट लाइन वगैरह आना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जाओगे, आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए। बट अलजेब्रा एक ऐसा पोर्शन है जो पूरा इंडिपेंडेंट है। जब आपका मन होता है आप उस चैप्टर को कर सकते हैं। जब आपका मन हो पीएनसी करना है, पीएनसी कर लो, बायनोमियल करना है, बायनोमियल कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, सीक्वेंस एंड सीरीज करना है, बस थोड़ा बहुत बेसिक बस जो है वो एक दूसरे चैप्टर में यूज होंगे, बाकी पूरा इंडिपेंडेंट है। और हर एक अलजेब्रा चैप्टर से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है, और 50% ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ कुछ चैप्टर्स आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में छोड़ के अलजेब्रा के जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं आप वो करो, यदि आपको लगता है कि आपकी मैथ्स वीक है तब। क्योंकि वीक जब चीज होती है तो उसमें अपन इंडिपेंडेंट चीजें जल्दी कर सकते हैं। यदि आप कैलकुलस करने जाओगे तो आपको काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। पहले आप फंक्शन पढ़ोगे, फिर फंक्शन के बाद ही फिर आप आगे की चीजें समझ पाओगे। यदि आप इंटीग्रेशन पढ़ना चाहते हो तो उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगेगी। हाँ, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जल्दी से कर सकते हो। वेक्टर एंड 3D तो कंपलसरी है ही, क्योंकि वहां से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, और साथ में आप अलजेब्रा के कुछ चैप्टर्स कर सकते हैं। और ओवरऑल कहीं ना कहीं 25 से लेकर 30 मार्क्स तक आप मैथ्स में ला लो। बाकी जो मार्क्स हैं वो आप इन 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री से ला सकते हैं, एंड ओवरऑल एक अच्छा स्कोर जो है वो आप बना सकते हो। तो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल गया होगा। यदि आपको मेरी एडवाइजेस, मेरी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो पसंद आती हैं, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकता हूं। लिंक जो है वो मेरी मेंटरशिप की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जल्दी से ज्वाइन हो जाओ यदि आपका टारगेट जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल है तब। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।